टेस्ला उदास थे, अपने कैफ़े में बैठे हुए थे, अकेले बैठे थे। तो उनका दोस्त आता है और वो दोस्त था इनका राइटर, फेमस राइटर था। वो उनसे पूछता है कि टेस्ला यार बड़े उदास से लग रहे हो, क्या दिक्कत है? कुछ पैसे वगैरह की दिक्कत है या तुम्हारा जो काम है वो आगे नहीं बढ़ रहा? दिक्कत क्या है बताओ। तो टेस्ला बोलते हैं यार आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। तो दोस्त पूछता है कि भाई ऐसा क्या हो गया जो पहले नहीं हुआ? तो बताते हैं यार कि आज ना मुझे जो बिजली का झटका है वो बहुत तेज़ लगा, बहुत तेज़, मतलब ऐसा झटका लगा था जो कभी लगा नहीं पहले। क्योंकि देखो टेस्ला बिजली पे काम करते थे तो झटके वगैरह उनको लगते रहते थे, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। करंट से तो खेल ही रहे थे, वो एसी करंट बना रहे थे। लेकिन आज जो झटका उनको लगा था बहुत ज़्यादा तेज़ था। वो इतना तेज़ था कि मतलब समझ लो एकदम से पूरे हवा में उछल गए थे वो, और कई फीट दूर जाके गिरे। वो बताते भी हैं कि अगर उस टाइम मेरा असिस्टेंट नहीं होता तो शायद मैं मर जाता, बचता नहीं। तो उनका दोस्त बोलता है यार ये तो टेस्ला गलत बात है ना यार, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम ऐसे अपनी ज़िंदगी के साथ खेलते क्यों हो? भाई यू प्लेइंग विद योर लाइफ। अब दोस्त है, कंसर्न था, तो बोलता है टेस्ला को। अब टेस्ला कहते हैं कि यार मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरी ज़िंदगी का जो एम ही यही है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, एनर्जी, इसी को मैं टैप करना चाहता हूँ, इसी से मेरा सारा इन्वेंशन है। तो वो बताते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, मैंने ऐसे ऐसे स्पार्क देखे हैं अपने लैब में। अब बताना शुरू करते हैं, कुछ सीक्रेट्स बताते हैं कि समझ लो ये लैब है, पूरी इतनी बड़ी लैब है, तो स्पार्क निकल रहा है और पूरे दूसरे बिल्कुल छोर तक रूम के, लैब के स्पार्क जा रहा है। मतलब यहाँ से स्पार्क निकला, इधर एक दीवार है, इधर एक दीवार है, तो यहाँ से निकल के यहाँ तक पूरा जा रहा है स्पार्क। और वो बताते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे चीज़ें बना ली हैं, इन्वेंट कर ली हैं कि मैं कई मीलों दूर तक ऐसे ही बिजली के स्पार्क भेज सकता हूँ। अब ये दोस्त है वो तो उनकी बातों सुन के हैरान होता है। वो कहता है यार ये आदमी है, मतलब क्या है, जादूगर है तो। लेकिन अब होता क्या है, एक अजीब सी सैडनेस भी है टेस्ला के अंदर। तो दोस्तों को बोलता है कि यार मुझे तुम्हारे अंदर कुछ एक अजीब सी सैडनेस दिखाई देती है, इसके अलावा भी कुछ मुझे दिखाई देता है, क्या दिक्कत है बताओ मुझे। अब टेस्ला कहते हैं यार ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन दोस्त है, जानता है, काफ़ी टाइम से जानता है, और राइटर है। राइटर इन जनरल क्यूरियस होते हैं और ऑब्जर्वेशन उनकी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, आर्टिस्ट ही होता है राइटर भी एक, तो उस चीज़ को जानते थे, परखते थे। तो टेस्ला के हाव ताव पढ़ के बोलते हैं कि कुछ और भी बात है टेस्ला, बात खाली यहाँ तक तो नहीं है। तो कहते हैं टेस्ला से कि यार तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, और अमेरिका में रहते थे, काइंड ऑफ अमेरिकन सिटीजन बन गए थे, नाम बहुत हो गया था टेस्ला का, बहुत ज़्यादा नाम हो गया था। तो जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी वो भी चाहती थी कि टेस्ला जो है बच्चे पैदा करे, आगे अपना वंश बढ़ाएं, क्योंकि टेस्ला भाई बड़ा काम के आदमी है, साइंटिस्ट है। तो उनको ऐसा लगता था कि साइंटिस्ट है, इतना ब्रेनी बंदा है, तो यार इसके तो बच्चे होने चाहिए देश के लिए मतलब एक तरीके से ये तो नेशनल ट्रेजर है। ठीक है, तो वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोशिश करते थे, गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट थी कि टेस्ला शादी करें और इनकी जनरेशन आगे बढ़े। तो दोस्त भी इनका बोलता है कि यार तुम क्यों नहीं करते यार, शादी क्यों नहीं करते। तो टेस्ला थोड़ी देर सोच में पड़ जाते हैं और वो कहते हैं, थोड़ी देर रुक के दोस्त को बोलते हैं अपने कि मैंने बहुत कम ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने शादी करी हो और उन्होंने बहुत बड़े इन्वेंशन करे हों। अब जो दोस्त है वो सुन रहा है उनकी बात को। टेस्ला आगे बोलते हैं कि यार देखो होता क्या है कि अगर आप किसी और फील्ड में होते हैं, चाहे आप म्यूज़िक में हो, चाहे आप राइटिंग में हो, चाहे आप लिटरेचर में हो, पोइट्री में हो, बाकी जो आर्ट की फील्ड्स हैं ये भी बहुत क्रिएटिव हैं, वो बोलते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, जब आपके पास एक पार्टनर होता है तो उससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि आप प्यार में होते हो। ठीक है, तो उस प्यार से आपको इंस्पिरेशन मिलती है, एनर्जी मिलती है, जो कि इन क्रिएटिव फील्ड्स में हेल्प करती है, म्यूज़िक में, लिटरेचर में, राइटिंग में, सिंगिंग में। लेकिन वो कहते हैं कि जो इन्वेंशन है ये हाईएस्ट लेवल है क्रिएटिविटी का, और इसके लिए इतना डेडिकेशन, इतनी एनर्जी चाहिए कि मैं अपनी एनर्जी बांट नहीं सकता, क्योंकि पार्टनर आएगा तो एनर्जी बटेगी भाई। ठीक है, अगर वो रिलेशनशिप में आते हैं तो एनर्जी, वो कहते हैं मेरी डाइवर्ट होगी, मैं एनर्जी नहीं दे पाऊंगा अपने काम में, मुझे एनर्जी पूरी अपने काम में देनी है।
वो कहते हैं कई बार तो ऐसा होता है ना मैं ठीक से खाना खा पाता हूँ, ना मैं सो पाता हूँ। तो वो कहते हैं कि यार मेरी लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि प्यार की जगह बसती नहीं है, किसी इंसान की जगह बसती नहीं है, इसीलिए मैं शादी नहीं कर सकता। और इसीलिए फिर उन्होंने स्टेटमेंट बोला था ये जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जो बोला इन्होंने कि मैंने नहीं देखा लाइफ में कभी अपनी कि जिन लोगों ने शादी की उन्होंने कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन की हो, इसलिए वो उन्होंने स्टेटमेंट बोला था। उसको बहुत कोट भी किया जाता है टेस्ला के इस कोटेशन को, लेकिन रियल कहानी उसके पीछे ही है। फिर थोड़ी देर बाद जो दोस्त है वो देख रहा है टेस्ला को, और वो ये भी देख रहा है कि सिर्फ इंसान जो बोल रहा है उसकी पूरी असलियत नहीं है। बहुत बार कुछ चीज़ अंदर रह जाती हैं जो आप नहीं बोल पाते, वो आप नहीं सामने ला पाते। और वो राइटर है तो इसलिए समझ रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। टेस्ला को देख के बोलता है कि टेस्ला एक बात बताओ, ठीक है तुम्हारी सारी बातें, मैं इस पर आर्ग्यू नहीं करना चाहता, करने को आर्ग्यू कर सकता था क्योंकि एडिसन ने शादी की थी और एडिसन ने भी इन्वेंशंस तो करी हैं। ऐसे बहुत सारे इन्वेंटर्स हुए हैं जिन्होंने शादी करी है और इन्वेंशंस करी हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ले लो, ठीक है, बहुत हुए हैं लोग, लेकिन वो उस टाइम आर्ग्यू करने के मूड में नहीं था टेस्ला से, जो राइटर है, क्योंकि वो कुछ और देख रहा था कि जो टेस्ला बोल रहे हैं खाली वो पूरी सच्चाई नहीं है, कुछ और भी पीछे है। तो उनसे पूछ लेते हैं राइटर टेस्ला से, एक बात बताओ, डू यू फील अलोन समटाइम्स? क्या तुम्हें लोनलीनेस महसूस होती है? कभी अकेलापन महसूस होता है टेस्ला? अब टेस्ला सेंसिटिव आदमी है, सच बोलते थे, झूठ को बोलना जानते नहीं थे। तो देखते हैं दोस्त को, थोड़ी देर के लिए ऊपर देखते हैं, सोचते हैं और फिर बोलते हैं। बड़े आवाज़ धीरे हो जाती है तो कहते हैं, यस समटाइम्स आई डू फील लोनली। कभी कभी मुझे भी ज़रूरत होती है प्यार की, कभी कभी मुझे भी ज़रूरत होती है कि देयर शुड बी समवन इन माई लाइफ एंड आई डू फील लोनली। तो यहाँ से एक चीज़ मालूम पड़ती है कि ह्यूमन नेचर की भी एक इंसाइट है यहाँ पे कि हमेशा जो इंसान बोल रहा होता है वो कंप्लीट ट्रुथ नहीं होता, चीज़ें उसके बियॉन्ड भी होती हैं, मतलब। लेकिन आपके पास उतनी पावर होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन की कि आप देख पाएँ। तो जो राइटर था उनका दोस्त वो उस चीज़ को समझ गया था। तो यहाँ से मालूम पड़ता है कि एक अकेलापन तो रहा है उनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी वो बोलते थे कि आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। मेरा जो वर्क है, मेरे को वर्क से बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है, मुझे जो मैं इन्वेंशंस करता हूँ उससे बहुत हैप्पीनेस मिलती है। बट फिर भी ये ध्यान रखना, उन्होंने एक्सेप्ट किया है ही डज फील लोनली। तो वर्क अपनी जगह पे है और एक रिलेशनशिप अपनी जगह पे है, ठीक है। तो ये चीज़ मालूम पड़ती है। अब एक इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा एक क्रूशल रोल है एक फीमेल पिजन का, एक कबूतरी का, ठीक है। इनको ना कबूतरी से प्यार था और ये बोलते थे, इन्होंने अपने दोस्त को बताया था, जो राइटर जो है, कि यार आगे थोड़ा, ये आगे की बात है, कुछ सालों की बात है, जब ये अराउंड 60s में थे, 65 66। तो उनका दोस्त है, उसको बोलते हैं कि यार जैसे लोग इंसानों से प्यार करते हैं, जैसे एक मैन एक वेमेन से प्यार करता है, मुझे उस कबूतरी से प्यार है, और बिल्कुल प्यार है। और वो कहता है कि खाली मुझे ही नहीं है, उसको भी है। मतलब अगर मैं जब भी सोचता हूँ कि वो मेरी लाइफ में आए या मेरे सामने आए, तो वो कहीं पे भी हो, वो उड़ के मेरे पास आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे टेलीपैथी हो रही है, वो मेरे थॉट्स को रीड कर रही है और मैं उसके थॉट्स को रीड कर पा रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है जब वो परेशान होती है, मैं उसके चेहरे को देख के पता लग जाता है मुझे कि ये परेशान है। कबूतरी की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं मेरा उससे इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जैसे कि दो लवर्स के बीच में होता है, शी इज़ माई बिलवेड, जैसे एक मैन को वुमेन से होता है, ऐसे होता है। अब दोस्त है, वो सुन रहा है बात उनकी, उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन टेस्ला को था प्यार, वो कहते हैं मुझे प्यार है उससे। और जो उसकी हद थी प्यार की, इस लेवल तक थी, आप देखिए कि जब भी वो उसके आसपास होती है टेस्ला के, वो जो कबूतरी है, तो वो बहुत खुश हो जाते थे। उनके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती थी, उनको लगता था यार लाइफ मतलब कितनी खूबसूरत है। वैसे वो इन जनरल भी हैप्पी इंसान थे, लेकिन उसके प्रेजेंस में एक अलग एनर्जी फील होती है। जैसे आप किसी से प्यार करते हो, जब वो आपके आसपास होता है तो एक अलग एनर्जी फील हो जाती है आपको, आपकी वाइब भी चेंज हो जाती है, ऑरा ही चेंज हो जाता है जगह का। और सेम चीज़ उनके साथ थी। वो बताते हैं, राइटर को उसको बता रहे हैं, जो दोस्त उनका राइटर है, अराउंड 65 66 के हैं इस टाइम टेस्ला। कुछ टाइम निकलता है और दिन निकलते हैं, एक दिन दोबारा राइटर को मिलता है तो टेस्ला बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, बड़े परेशान होते हैं। तो मतलब काइंड ऑफ समझ लो एकदम आंसू से आ रहे हैं टेस्ला के,
तो राइटर पूछता है दोस्त है कि क्या हो गया, क्योंकि राइटर उनसे फ्रिक्वेंटली मिलता था। ये बात न्यूयॉर्क शहर की है, ठीक है। तो उसने मुझे क्या हो गया टेस्ला, आज तो बहुत ज़्यादा ही तुम परेशान लग रहे हो, उदास लग रहे हो, क्या दिक्कत है। इतना उदास उन्होंने देखा नहीं था कभी टेस्ला को, बहुत ज़्यादा उदास थे आज। काइंड ऑफ ऐसा होता ना कि आदमी बस रोने वाला है, वो वाली हालत थी। तो टेस्ला बताते हैं, यार कल रात को 2 बजे ना अजीब सा मुझे एक सपना आया, सपना टूटा और मैं उठ के बैठ गया और मैं देखता हूँ अंधेरा था इनके रूम में, बिल्कुल होटल के एक रूम में रहते थे। वहाँ पे एक होटल था कोई न्यूयॉर्कर करके, वहाँ रहते थे न्यूयॉर्क शहर में ही। तो रात को 2 बजे कमरे में अंधेरा है और 2 बज के इनकी नींद खुल गई। सपना देखा उन्होंने कुछ, नींद खुल जाती है। तो खिड़की में से वो कबूतरी आके बैठ गई सामने टेबल पे इनके। और जब ये चेहरा देखते हैं ना उसका टेस्ला, तो देखते हैं जो कबूतरी काफ़ी परेशान सी है, एक सैडनेस है, एक बड़ी अजीब सी सैडनेस है। और उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये बचेगी नहीं, ये नहीं बचेगी। और उसी टाइम पे होता क्या है कि कबूतरी की जो आंखें हैं ना एकदम चमक उठती हैं और उससे वाइट लाइट निकलती है, बहुत तेज वाइट लाइट निकलती है। वो लाइट इतनी तेज थी कि टेस्ला बताते हैं मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, या पूरी जिंदगी लाइट से खेलते रहे, इतनी तेज लाइट नहीं देखी। बिल्कुल आंखों एकदम चमक आ गई कबूतरी की, एकदम वाइट लाइट एकदम तेज निकल रही है, एकदम ऐसे बीम सी होती है ना एकदम लेजर की, इतनी तेज तेज आंखें आंखों में से निकलती है कबूतरी के। उसके बस कुछ सेकंड्स बाद ही कबूतरी वहाँ गिर जाती है टेबल पे और उसकी डेथ हो जाती है। टेस्ला बहुत परेशान थे, बहुत परेशान। नेक्स्ट डे अपने असिस्टेंट को बोलते हैं, परेशान होते हैं, उसको बोलते हैं कि इसको ले जाओ, इसको दफना दो। वो लेके जाता है, थोड़ी बार फ़ोन करते हैं असिस्टेंट को कि नहीं वापस लेके आओ। वो वापस लेके आता है और फिर पता नहीं क्या हुआ उस कबूतरी का। ये बात सब वो राइटर को बता रहे हैं अपने दोस्त को, लेकिन उसके बाद कहते हैं किसी को पता नहीं ये हुआ क्या। फिर टाइम निकला, कई साल बीतते हैं, तो एक फैसिनेशन तो था इनका, मैंने आपको बताया। इन जनरल भी आप देखेंगे जो वहाँ पे कबूतर वगैरह होते थे तो उनको डेली खाना खिलाते थे, जाते थे उनको खाना खिलाते थे, ठीक है। ये बिल्कुल मतलब समझ लो वैसे ये इनको एक फोबिया था, डर था इनको जर्म्स का, कि लोग पास आते थे उनको डर लगता था, अरे यार इन्फेक्शन ना हो जाए, ये ना हो जाए, इसलिए ये लोगों से दूर रहते थे। फोबिया था इनको, जर्म्स ना हो जाए, कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन कबूतर इनके आप देखेंगे रूम के आसपास हमेशा रहते थे, तो उससे ना प्रॉब्लम नहीं होती थी। ये लगता था ये अगर यहाँ कबूतर हैं, थोड़ी गंदगी फैल भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनसे मुझे कोई टेंशन नहीं है, इनसे मुझे कोई जर्म्स नहीं लगेंगे, इनसे मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये था, तो लोगों में ये बात फैली थी। तो उस टाइम पे क्या था, वहाँ पे एक काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट था, उसने इस चीज़ को, उस टाइम साइको एनालिसिस वगैरह फेमस था अमेरिका में, जो फ्रॉइड का साइको एनालिसिस है, तो वो साइको एनालिसिस करता है बंदा, साइकोलॉजिस्ट ही होता है, तो फ्रॉइड के बारे में बताता है। वो कहता है ये फ्रॉइड का जो कनेक्शन है, उस कबूतरी की बात कर रहा था, तो क्योंकि ये किस्सा बड़ा फेमस हो जाता है, सब जगह आया था, राइटर जो उनका दोस्त था उसको मालूम पड़ जाता है, तो पब्लिकली ये बात फेमस हो जाती है, पूरा ये वाली पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई अभी कबूतरी वाली। तो जो साइको एनालिस्ट होता है वो कनेक्ट करता है कि भाई ये जिनकी लाइफ में जो है ना इतना, ये क्यों है। वो बताता है कि बचपन में टेस्ला का जो मदर से रिलेशन था वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है, बचपन में ये पता चला था कि टेस्ला की मदर ने उनको बहुत लंबे टाइम तक ब्रेस्ट फीड नहीं किया, बहुत जल्दी ही रुक गया था, ब्रेस्ट फीड उन्होंने रोक दिया था। और जो मदर से उनका रिलेशन है वो मिक्स्ड टाइप का रहा है। एक तरफ तो टेस्ला बहुत अपनी माँ से प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, और उनको हमेशा डर रहता था कि मेरी माँ की डेथ ना हो जाए, मेरी माँ मर ना जाए, हमेशा डर लगता था, सपने भी आते थे उनको उस तरह के, ठीक है। ये सब मैंने बताया है, अगर आपने वाला वीडियो देखा ना जिसमें मैंने टेस्ला की मदर के बारे में बात किया है कि कैसा उनका रिलेशन था मदर के साथ, तो ये उसमें एक सपना आता है उनको उनकी डेथ से पहले, ये सब मैं बता चुका हूँ, पुराने वीडियो चेक कर लीजिएगा आप। तो मदर को डेथ को लेकर हमेशा डर था, मदर की केयर बहुत करते थे, प्यार बहुत करते थे, लेकिन ये मदर से थोड़ा दूर भी भागते थे। तो एक अजीब सा रिलेशन था, प्यार बहुत है, बहुत ज़्यादा प्यार है मदर से, ठीक है, और एक्सेसिवली प्यार था।
डर था बहुत कि मदर की डेथ ना हो जाए, मैं अकेला ना हो जाऊँ, अकेलापन का डर खाता है आदमी को, ठीक है। और स्पेशली अगर देखेंगे एक बच्चे को अपनी मदर के खोने का बहुत बड़ा गम होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, और उससे बड़ा कोई ट्रॉमा है नहीं, और ऐसा रिलेशन भी नहीं है जैसा एक मदर और चाइल्ड का होता है। तो अब क्या हुआ, डर था इनके अंदर बहुत, और वो डर हुआ भी सच, क्योंकि डेथ हो गई थी मदर की। तो साइकोएनालिस्ट बोलता है कि ये जो उनका इस टाइप का रिलेशन रहा है मदर से, और एक तरफ ये मदर से दूर भी जाते थे, मतलब काइंड ऑफ वो भी करते थे कि यार मैं दूर रहूँ, मतलब मैं घर से बाहर रहूँ, घर में रहते भी नहीं थे उनके पास, प्यार ही बहुत है और घर में भी नहीं रह रहे, ठीक है। तो एक तरफ आप किसी इंसान से बहुत लव भी कर रहे हैं और उससे दूर भी रह रहे हैं, तो ये वाली कहानी थी। तो कहते हैं ये जो स्ट्रेंज सा रिलेशनशिप था ना, ये यहाँ कबूतरी के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कहते हैं ये जो कबूतरी के संग जितना ये इन्होंने लव करा है, प्यार जो उसको दिखाते थे, इतना काइंडनेस दिखाते थे ना, ये वही है उसी का, अपनी बचपन में जो उनको लव काइंडनेस थी ना, ये वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। ये साइकोएनालिस्ट का कहना था। और ये भी चीज़ थी, देखेंगे आप, कि वो बोलते थे कि जो कबूतरी का ये इंसिडेंट देते हैं कि उसकी आंखों से वाइट रोशनी निकलती है, एकदम से तेज़ रोशनी निकल रही है वाइट, तो वो साइकोएनालिस्ट बोलता है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है जो मदर के ब्रेस्ट से मिल्क निकल रहा है। तो ऐसे कनेक्ट किया उसने, ठीक है। इनफैक्ट ये भी होता था, ये तक यहाँ तक कनेक्ट किया हुआ है। और साइकोएनालिस्ट का ही कहना था कि जैसे इनको ना उससे बड़ी दिक्कत थी, कोई भी चीज़ गोल होगी, किसी फीमेल ने मोती पहना हुआ है कान में गोल, कोई भी ज्वेलरी है, कोई भी ज्वेलरी हो, चाहे मोती हो या कुछ भी हो, और अगर वो गोल है, उससे ना बड़ी तकलीफ हो जाती थी। और ये समझ में नहीं आता लोगों क्यों है। किसी ने भी अगर कुछ भी गोल पहना है, कोई भी लेडी इनसे मिलने आई है, उसने कुछ गोल पहन रखा है, कान में मोती पहना है, गले में मोतियों का हार पहना है, तो ये तकलीफ होती थी। ये कहते थे यार आप पहले इसको उतार के आइए, तब मैं बात कर पाऊंगा, नहीं तो उन्हें कुछ होने लगता था, फोबिया हो जाता था, उन्हें एंग्जाइटी अटैक सा होता था इनको। साइकोएनालिस्ट कहता है वो इसलिए था क्योंकि वो जो गोल चीज़ है वो मदर के ब्रेस्ट को रिफ्लेक्ट कर रही है, और क्योंकि उनको बचपन में जो ब्रेस्ट फीड है वो बहुत जल्दी ही मदर ने बंद कर दिया, इसी वजह से हो सकता है। तो ये एक अजीब सा इनके अंदर वो बन गया साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ये साइकोएनालिस्ट का कहना था, उसने इसको पूरा वो करा है, ठीक है। इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो ये जो मैं किताब इनकी पढ़ रहा हूँ ना, बायोग्राफी, ये सब मैंने उसी से लिया है। तो मैं ऊपर फोटो दे रहा हूँ, आप चाहें तो सारा इसमें जाके पढ़ सकते हैं और डिटेल में, ठीक है। तो ये थी, लेकिन फिर जो बाद में और वहाँ पे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स थे, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने बोला कि यार ये तो कुछ नहीं है, तो आप कुछ भी ऐसी डॉट कनेक्ट कर रहे हो, आदमी कनेक्ट करने को एक हज़ार चीज़ें कनेक्ट कर सकता है, तो ऐसे तो ये सिर्फ आप ऐसे ही कुछ भी बनाए जा रहे हो, ये सब चीज़ें वैलिड नहीं है। खैर वैलिड है नहीं है, लेकिन जो था किताब में पूरा इसके ऊपर चैप्टर दिया मैंने आपको बताया। अब जैसे जैसे आगे थोड़ा उनकी लाइफ बढ़ती है उसकी डेथ के बाद, उस कबूतरी की, तो ये बोलते हैं अपने राइटर को, थोड़ा उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो पूछता है फ्रेंड, यार तुम अब काफ़ी उदास रहते हो, क्या दिक्कत है, मतलब पहले की तरह तुम्हारे, क्योंकि टेस्ला की पर्सनैलिटी बड़ी वाइब्रेंट थी, बड़ी एनर्जेटिक थी, बड़े चीयरफुल थे, बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे, बट आफ्टर द डेथ ऑफ दैट फीमेल पिजन इतना खुश रहते नहीं हैं। तो राइटर पूछ लेता है क्या दिक्कत है, तो वो बोलते हैं यार, टेस्ला बोलते हैं कि उसकी डेथ के बाद ना कबूतरी के, मेरे अंदर से ना वो मोटिवेशन ख़त्म हो गया यार, जो एक ड्राइविंग फोर्स था कि मैं एसी बनाऊँ, ये चाहते थे, बहुत कुछ इन्वेंट करना चाहते थे कि जो दुनिया में जितनी इलेक्ट्रिसिटी अभी आ रही है, ये नहीं कि देने, इसको मैं वायरलेस कर दूँ, ये चाहते थे। और इन्होंने बहुत सारे, आप देखेंगे इन्वेंशन ऐसे कर रखे थे, इन्होंने पेटेंट नहीं करवाए थे, बाद में साइंटिस्टों ने पेटेंट करा लिए, लोगों ने बाद में पेटेंट करवा लिए इनके नाम पे, करा इन्होंने था इन्वेंशन। ऐसे जैसे एक था रेडियो, ठीक है, रेडियो का इन्वेंशन भी इन्होंने किया था, बहुत सारी वेव्स इन्होंने ढूंढ ली थी, बहुत सारी वेव्स इन्होंने ढूंढ ली थी, ठीक है, लेकिन बाद में समझ में आना शुरू हुआ। एक्सरे सब इन्होंने कर लिया था, बहुत पहले इस पे काम कर चुके थे, बहुत पहले ही काम कर चुके थे उस पर। मतलब ऐसा होता था जब उस टाइम पे एक्सरे पे इन्वेंशन कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो एक्सरे के सामने खड़े हो जाते थे, 40-40 मिनट तक खड़े रहते थे। सही नहीं होता, कैंसर कॉजिंग भी है, ठीक है, अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक आप एक्सपोजर लेते हैं तो उससे दिक्कत होती है। लेकिन ये उस टाइम नया था, इन्वेंशन हुई थी, इन्होंने कहते हैं इन्होंने इन्वेंशन किया है, लेकिन नाम इनका नहीं आ पाया क्योंकि इन्होंने पेटेंट नहीं कराया। तो एक्सरे जब शुरू में इन्वेंशन किया तो 40-40 मिनट तक एक्सरे के सामने खड़े हो जाते थे। अब रेज होती हैं, दिखती तो है नहीं, लेकिन 40 मिनट बाद ये कहते थे मेरे सिर में दर्द हो रहा है और मुझे अजीब सी सुस्ती सी आ रही है, सो जाते थे, फिर उठते थे। और फिर इन्होंने एक चीज़ बोली थी अपने फ्रेंड को कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा लगता है मुझे जो एक्सरेज है मेरे दिमाग के अंदर जा रही हैं, और आने वाले टाइम में अगर हमें मेडिसिन देनी होंगी
तो हम डायरेक्टली एक्सरे के थ्रू दे देंगे, इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है या खाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एक्सरे आती है वो हमारे माइंड के अंदर चली जाती हैं। तो इस तरह की ये बातें करते थे, ठीक है। इन्वेंशन उन्होंने बहुत सारे किए थे, इनके नाम पे नहीं हुए क्योंकि इन्होंने पेटेंट नहीं कराए। बाकी जो बाद में साइंटिस्ट तो उन्होंने इनके नाम पे पेटेंट करा लिए थे, ठीक है। ऐसा ही इनकी डेथ के बहुत कुछ लंबे टाइम बाद उन्होंने बोला था अमेरिकन गवर्नमेंट ने कि हाँ, एक्नॉलेज किया था कि भाई ये रेडियो की जो वो है इन्वेंशन इन्होंने की है टेस्ला ने। क्योंकि बहुत, मैंने बोला ना, ऐसे इन्होंने बहुत काम कर दिए थे, पता ही नहीं चला। अभी भी इनकी बहुत रिसर्च होती है, मिस्टीरियस लाइफ रही है, सीक्रेटिव लाइफ रही है इनकी काफ़ी हद तक। फिर एडिसन से तो पंगा इनका हुआ ही था, मैंने आपको बताया था, वॉर ऑफ करंट मैंने कवर की है, वहाँ डिस्प्यूट हुआ था। अब क्या होता है कि जब ये लेटर, हाँ मैं बात कर रहा था, तो ये बोलते हैं कि उसकी डेथ के बाद ना, उस कबूतरी की, मेरे अंदर से वो ड्राइविंग फोर्स खत्म हो गया यार इन्वेंशन करने का। मुझे लगता है जैसे मतलब अब मेरी लाइफ खत्म हो गई है, वो जो पीछे मेरे एक जो पुश था, एक ड्राइविंग फोर्स था, वो खत्म हो गया है उसकी डेथ के बाद कबूतरी की। ये बात अपने राइटर दोस्त को बोलते हैं, पर राइटर दोस्त कहता है कि नहीं यार, यू आर अ ग्रेट रिसोर्स फॉर ह्यूमैनिटी। तुम ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो। तुम्हारे जैसे इंसान सदियों में पैदा होते हैं, टेस्ला तुम्हें काम करना होगा, इंसानियत के लिए तुम्हें काम करना है, क्योंकि तुम एक प्रेशियस इंसान हो और तुम बहुत कुछ दे सकते हो इस दुनिया को। तो वहाँ से टेस्ला के अंदर धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, फिर वापस ये अपने उसमें आते हैं। अब लेटर स्टेज की बात करूँ उनकी लाइफ की, क्योंकि लाइफ में बताने को बहुत कुछ है, टाइम मेरे पास नहीं है इतना बताने को, बहुत बड़ी है इनकी कहानी लाइफ इनकी। तो छोटे छोटे जो इंसिडेंट होते हैं वो बता देता हूँ आपको, जैसे जैसे आगे आएंगे वीडियोज़ में बताता जाऊँगा। तो एक जगह क्या होता है कहानी में, जब ये लास्ट की स्टेजेस में बता रहा हूँ आपको, तो इनकी होटल में एक डेथ हुई थी, होटल में ही रह रहे थे। वो बड़े या दयावान टाइप के आदमी थे, बड़े दयालु टाइप के आदमी थे। मतलब कई बार ऐसा होता था कि पैसे नहीं इनके पास होते थे, बिल्कुल पैसे नहीं होते थे, ठीक है। तो सेक्रेटरी वगैरह थी इनकी, 2 सेक्रेटरी थी, तो ना होटल में रहने के पैसे हैं ना कुछ हैं। सारा पैसा उन्होंने उनको बोला सेक्रेटरी को कि यार वो कुछ मेरे पास $400-500 बचे हैं, ये जाके जो कबूतर हैं उनको दाने के लिए, उनके फूड के लिए यूज़ कर लेना। खुद के पास खाने को पैसे नहीं है, खुद के पास रहने को दिक्कत हो रही थी। तो वो जो सेक्रेटरी होती है उनके भी आंखों में आंसू आते हैं, वो फिर अपनी तरफ से कुछ पैसा निकाल के देती हैं कि भाई तुम कुछ खा लो, ठीक से रह लो। लेकिन टेस्ला, मैंने बोला, बड़े दिलदार और दयावान आदमी थे। जब थोड़ा उनके पास वापस पैसा आया था ना, तो उन्होंने जितना पैसा लिया था सेक्रेटरी से उससे डबल उनको वापस कर दिया था। तो मतलब जिंदा दिल आदमी था और पैसे को लेके सोचता नहीं था यार। वो कहता था मैं, मतलब पैसे की मेरे लिए सब इतनी वैल्यू है कि जिससे मैं चीज़ें कर पाऊँ। इनेबलर है पैसा मेरे लिए कि मैं इससे जो चीज़ें करना चाहता हूँ साइंस के वर्ल्ड में वो कर पाऊँ। मैं इतनी अहमियत देता नहीं पैसे को, ठीक है। और इनकी डेथ के बाद बोला भी था, बहुत सारे साइंटिस्ट ने लिखा भी था कि ही वॉज अ ग्रेट गाय। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने लिखा कि बिल्कुल मनी माइंडेड नहीं था यार, बंदा दमदार था। खैर, जब इनकी, अब बताता हूँ मेन बात, तो इनकी लाइफ के लेटर स्टेजेस में, जब लास्ट स्टेज थी, तो क्या होता है कि कुछ अजीब अजीब सी बातें करते थे। ऐसा लगता है जैसे कुछ साइकिक पावर है इनके पास। साइकिक पावर आप समझते हैं ना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं जो नॉर्मल आदमी को समझ में नहीं आ रही। नॉर्मल आदमी लगेगा पता नहीं क्या है यार, ऐसी बातें कैसे कर रहा है। जैसे कि मरने से कुछ टाइम पहले यही जो एक फ्रेंड इनका राइटर जो बता रहा हूँ, ये इनके पास बैठा होता है होटल के रूम में, बात कुछ चल रही होती है बातचीत। तो अपने दोस्त को बोलते हैं, उसको राइटर को, यार मेरा एक फ्रेंड और था, बड़ा फेमस राइटर था, मार्क ट्वेन, नाम सुना होगा आपने, मार्क ट्वेन। बोलते हैं मेरा फ्रेंड था मार्क ट्वेन, तो उसको ना पैसे की ज़रूरत है, तो तुम एक काम करो, ये एनवलप ले जाओ, उसको दे देना, इसमें पैसे हैं। तो राइटर को लगता है ठीक है, कह रहे हैं तो ले जाता हूँ। अब वो जाते हैं देने के लिए मार्क ट्वेन को। उस एरिया में पहुँचते हैं जहाँ मार्क ट्वेन रहता है। वहाँ मालूम पड़ता है कि मार्क ट्वेन तो बहुत सालों पहले मर चुके हैं। और टेस्ला कह रहे थे कि कल मेरे पास आया मार्क ट्वेन, पैसे की दिक्कत है। ये वापस पहुँचते हैं मार्क ट्वेन के पास, वो उसके पास, राइटर टेस्ला के पास, कि भैया ऐसा है, मार्क ट्वेन तो मर गया और तुम कह रहे हो कि उसको पैसे की ज़रूरत है, तुमने मुझे एनवलप दिया, आप एनवलप रखो वापस। टेस्ला कह रहा है कि यार क्या बेकार की बातें कर रहे हो, बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो। कल रात को मेरे पास बैठ के गया यार, वो घंटों उसने बातें करी हैं और मुझे बोल के गया कि यार पैसे की दिक्कत है, टेस्ला पैसे दे, तभी तो तुम्हें मैंने भेजा है एनवलप में, क्या बेकार की बातें करते हो। ये पकड़ो यार, किसी और ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया, वो जिंदा है, जा दे के आओ उसको, कैसी बातें कर रहे हो। राइटर को लगता है शायद हो सकता है गलती हो गई हो, जिससे उन्होंने वहाँ जाके पूछा है, कुछ गलतफहमी हो गई होगी। दोबारा चला जाता है एनवलप लेके मार्क ट्वेन को देने के लिए। वहाँ पे लेकर 3-4 लोगों से कंफर्म करते हैं और सच में फिर वो चेक करता है, मालूम पड़ता है सच में यार मार्क ट्वेन तो मर चुका है, उसकी डेथ हो गई थी।
तो ये जब ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो दिक्कत वाली बात थी। लेकिन अब समझ में नहीं आता है कैसे, क्योंकि अब टेस्ला कह रहे हैं। अब ऐसे ही एक बार क्या हुआ था, मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ आपको बात, जब ये आए थे, अब ऐसा लगता है ऐसे हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं इनको, या पता नहीं क्या हो रहा है, कोई और चीज़ें हैं जिनको इनके दिमाग में, इनके अंदर ऐसे इस तरह के विजुअल्स पैदा हो रहे हैं। एक बार क्या हुआ था कि जब ये आए थे ना, या रहते थे क्रोशिया में, क्रोशिया से आए थे अमेरिका। शुरू में इनको मार्क ट्वेन जब मिला था, जब मार्क ट्वेन से दोस्ती हुई थी, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आपको, पीछे चलो कहानी में, जब ये 25-30 साल के आसपास के थे, जब अमेरिका में आए, तो मार्क ट्वेन को मिल गया था एक बार। तो मार्क ट्वेन न्यूयॉर्क में इनको मिलके बोलता है, और जी टेस्ला जी कैसे हैं आप? टेस्ला फेमस हो गई थी तब तक एसी को लेके, तो दोस्ती वोस्ती होती है। तो ये बोलते हैं, यार मैंने तुम्हारी किताबें बड़ी पढ़ी हैं, मैं जब क्रोशिया में था तुम्हारी बड़ी किताबें पढ़ी यार मार्क ट्वेन, बड़ा बढ़िया लिखते हो यार तुम, तुम्हारी सारा मैंने वर्क पढ़ा, मुझे मज़ा आ गया तुम्हारा वर्क पढ़ के। अब मार्क ट्वेन हैरान होता है, वो कुछ बोलता नहीं है, सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है मार्क ट्वेन की, क्योंकि सच्चाई ये थी, मार्क ट्वेन की किताबें तब तक क्रोशिया में थी नहीं, और टेस्ला उनको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी किताबें पढ़ चुका हूँ। तो मार्क ट्वेन भी हैरान है कि कैसे इस बंदे ने मेरी किताबें पढ़ ली। तो यहाँ से ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या है, मतलब बंदा कैसी बातें कर रहा है, हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं क्या, अजीब से विजुअल्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये स्टार्टिंग में भी था लाइफ के, 25-30 साल की एज में भी था, जब पहली बार मैंने बोला इनको मार्क ट्वेन मिले। और अब आखिर में जब लाइफ के बिल्कुल एंड स्टेज में, मार्क ट्वेन की दोस्ती हो गई थी, तब से अच्छी दोस्ती रही है, काफ़ी लंबे टाइम तक दोस्ती रही है, साथ उठे बैठे हैं, घूमे हैं। आखिरी टाइम पे भी ये बोल रहे हैं कि भैया अपने दूसरे दोस्त को, राइटर को, कि जाके मतलब दिया, लेकिन जब मार्क ट्वेन तो मर चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया इनको। और बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था कि मतलब जो टेस्ला है अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, दिमागी हालत इनकी ठीक नहीं है। बट ऐसा कैसे हो सकता है, ये अजीब सा लगता है सुन के कि एक आदमी जो इतना पावरफुल माइंड है, इतना बड़ा इन्वेंटर है, इतनी चीज़ें कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहा है, मतलब ऐसे उनके रूम में ऐसी ऐसी चीज़ें थी, आप देख के हैरान हो जाओगे। इतनी सारी इन्वेंशंस तो उनकी पता ही नहीं चली यार, और इतनी सारी इन्वेंशंस करके चले गए जो बाद में लोगों को मालूम पड़ा है तो टेस्ला की इन्वेंशन थी, लोगों ने अपने अपने नाम पे पेटेंट करा ली, क्योंकि वो बंदा मनी माइंडेड था नहीं, उसको इन्वेंशन से प्यार था, काम से प्यार था। तो एक आदमी इतना स्ट्रॉन्ग माइंड, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड, और इनफैक्ट बताऊँ, आइंस्टाइन की बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने चैलेंज किया, बहुत चीज़ों को चैलेंज किया उन्होंने आइंस्टाइन की, ठीक है। जैसे आइंस्टाइन की ग्रेविटी की बात से ये वो नहीं थे, क्योंकि आइंस्टाइन कहता है कि जो ग्रेविटी है वो स्पेस में एक तरह का रैप क्रिएट कर देती है, एक तरह का ऐसे, आइंस्टाइन तो खैर ये बोला स्पेस और टाइम एक ही चीज़ है, दोनों जुड़ी हुई हैं, इंटरट्वाइंड है। तो आइंस्टाइन ने ग्रेविटी के बारे में बताया, ग्रेविटी है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। तो कहते थे वो ऐसे ना एक बेंट बना देता है स्पेस में, ग्रेविटी ऐसे बेंट बनाती है स्पेस में, ऐसे कटोरी होती है ना, कटोरी का ऐसी होती है ना, इस टाइप से होती है। तो आइंस्टाइन ने कहना था स्पेस में ग्रेविटी ऐसे बेंट बनाती है। टेस्ला कहते थे ऐसा नहीं होता। मैं इस बात को नहीं मानता आइंस्टाइन की, क्योंकि जो न्यूटन का तीसरा लॉ है, एवरी रिएक्शन एज एन इक्वल रिएक्शन, तो अगर ऐसे बेंट बन रहा है स्पेस में तो कहीं फिर और भी कुछ ऐसे स्ट्रेटनिंग हो रही होगी, ठीक है। फिजिक्स में नहीं जा रहे, बस सिंपल एक बात ये समझो, इन्होंने उसकी बात को नहीं माना आइंस्टाइन की, बहुत सारी आइंस्टाइन की बातों से एग्री नहीं करते थे। तो मतलब आप ये देखो, बंदा रिबेल है, सही था गलत था वो एक अलग मैटर है, ठीक है। बाद में बहुत सारी बातें आइंस्टाइन की सही प्रूव हुई हैं, उनकी बातें जो इन्होंने बोली आइंस्टाइन को लेके, उसमें उनको साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला, लेकिन इनका ऐसा मानना था, ठीक है। और बहुत बार ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जिसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस नहीं हो वो चीज़ गलत ही हो, ये भी होता है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। तो ये थोड़े रिबेलियस थे, मतलब इनको लगता था कि यार चीज़ें हैं, तो ये रहते थे ऐसा, और ऐसा होता है हमेशा। जो आप देखेंगे जो बड़ा साइंटिस्ट होगा, ग्रेट साइंटिस्ट होगा, वो इस तरह से चलता है। और ये चीज़ आइंस्टाइन की लाइफ में भी रही है। आइंस्टाइन क्वांटम मैकेनिक्स को बहुत लंबे टाइम तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए, वो बोलते रहे गॉड डजंट प्ले डाइस, ये आइंस्टाइन का फेवरेट कोट है। फिर लेकिन जब स्टीफन हॉकिन आए तो उन्होंने फिर कुछ और बोला कि भैया गॉड डजंट जस्ट प्ले डाइस, वो इस तरह से डाइस प्ले करते हैं कि पता नहीं चलता आपको फेंका कहाँ है, ठीक है। तो ये तो होता रहता है साइंस में, ऐसी चीज़ें आगे होती रहती हैं, एक कोई उसको करेक्ट करता है, वो उसको करेक्ट करता है। साइंस इटसेल्फ इज सेल्फ करेक्टिंग, जैसे जैसे हमें डेटा एविडेंस मिलता है वो करेक्शंस उसमें आते हैं, वो तो साइंस का मेथड ही ऐसा है। तो मेरा मेन मुद्दा ये है, वापस आऊँगा, टेस्ला ये कह रहे थे कि भाई देखो ऐसा है, एक तरफ पे टेस्ला की बात कर रहा था, एक तरफ पे एक आदमी इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल माइंड है, इन्वेंशंस कर रहा है, और एक तरफ पे दुनिया कह रही है कि यार इस तरह की बातें कर रहा है,
मार्क ट्वेन का जो मैंने आपको पूरा इंसिडेंट बताया, तो इस तरह की बातें कैसे कर सकता है, इतना पावरफुल माइंड और इस तरह की बातें कर रहा है। तो ये आप देखेंगे जो ह्यूमन माइंड है ये बहुत पावरफुल है, इसको टैप कर पाना इतना आसान नहीं है, सबसे मुश्किल चीज़ है ये। तो इनफैक्ट अभी मैं स्टीफन हॉकिंग की जो किताब भी पढ़ रहा हूँ वो भी इस पर बोलते हैं कि फिजिक्स समझना बहुत आसान है, लोगों को फिजिक्स मुश्किल लगती है, लोगों को साइंस मुश्किल लगती है। वो स्टीफन हॉकिंग बता रहा हूँ, उनकी किताब है, उसमें पढ़ रहा था, वो कहते हैं सबसे मुश्किल चीज़ है ह्यूमन नेचर को समझना। मतलब ह्यूमन नेचर क्या है, माइंड ही चल रहा है, तो माइंड को समझना सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये है, तो ये था आज का वीडियो। मैंने काफ़ी कुछ बताया, जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ें और पढ़ूंगा और लोगों के बारे में आपको बताता जाऊँगा, जो फेमस लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया ह्यूमैनिटी को, ज़रूर बताऊँगा। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।